हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम थे वो क्या थे। तो सबसे पहले हम उस नियम को सीखेंगे और फिर उस नियमों का उपयोग करके कैसे सवालों को हल करना है। तो कई अलग अलग तरीके के सवाल हम लोग करेंगे और इस नियम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिए, हम लोगों को ओस्टेड ने ये बताया था कि कोई धारावाही या ये बोल दे कि वैद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव। ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वैद्युत धारा या गतिमान आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर हमने बायो सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक तार के कारण, लूप के कारण अलग अलग केसेस में चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा था। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आए फैराडे, उन्होंने क्या बोला कि यदि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो क्या हम चुंबक से वैद्युत प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकते। ठीक है, फैराडे ने क्या बोला कि यदि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो क्या हम चुंबक से वैद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। वैद्युत प्रभाव का मतलब हो गया कि वैद्युत वाहक बल या वैद्युत धारा, मतलब चुंबक से हमको क्या वैद्युत धारा मिल सकता है या नहीं। तो इसी चीज को लेके वो काफी दिनों तक प्रयोग करते रहे और एक दिन जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अगर कोई कुंडली है जिसके साथ उन्होंने एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी तो इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, एक चुंबक लिया और चुंबक के दक्षिणी सिरे को इस इस कुंडली के समीप लाया। ठीक है, पहले तो इसमें कोई वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा था, तो यहां पे विक्षेप क्या था, शून्य था। फिर उन्होंने क्या किया कि किसी चुंबक को लिया और उसके दक्षिणी सिरे को इस कुंडली के समीप लाया। तो जब उन्होंने इस कुंडली के समीप लाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। विक्षेप का मतलब यहाँ पे एक वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये धारामापी क्या वैद्युत धारा माप रहा है। तो यहाँ पे एक विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ पे एक वैद्युत धारा इस तरीके से उत्पन्न हुआ। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि अब इस चुंबक को इन्होंने कुंडली से दूर ले गए। पहले क्या था, कुंडली के समीप लाए, अब जो कुंडली का ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है उसको कुंडली से दूर ले जा रहे थे। तो जब कुंडली से दूर ले गए तो उन्होंने देखा कि इसमें जो विक्षेप हुआ इस बार दूसरी तरफ हुआ। ठीक है, जब पास लाए तो विक्षेप इधर हुआ, जब दूर ले गए तो विक्षेप इधर हुआ। फिर उन्होंने चुंबक को उल्टा करके देखा। उल्टा करके देखने का मतलब कि दक्षिणी ध्रुव को इधर और उत्तरी ध्रुव को इधर करके, इधर ले आए वो उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, इसको फिर से वो चुंबक की तरफ ले गए। तो उन्होंने देखा कि इस बार विक्षेप इस दिशा में उत्पन्न हुआ फिर से। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत धारा उत्पन्न हुआगा कुछ इस तरीके से। फिर चुंबक को जब वो दूर ले गए इस बार चुंबक को वो दूर ले गए तो विक्षेप जो है वो दूसरी दिशा में उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, क्या उन्होंने देखा, जब किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उन्होंने कुंडली के समीप लाया तो धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब इसमें वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ। फिर जब चुंबक को दूर ले गए फिर धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन इस बार जो विक्षेप उत्पन्न हुआ वो पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने
इस चुंबक की दिशा को बदल दी, मतलब उत्तरी ध्रुव को इधर लाए और दक्षिणी ध्रुव को इधर ले आए। तो जब इसको वो फिर से कुंडली के समीप ले गए तो फिर यहाँ विक्षेप हुआ, मतलब फिर से यहाँ वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ। और जब कुंडली से दूर ले गए तो फिर से यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन इस बार ये वाला विक्षेप इस वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में हुआ। जब चुंबक स्थिर था तब इन्होंने देखा यहाँ पे कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। ठीक, पहले उन्होंने क्या किया, चुंबक को गति कराया इस तरीके से, तो उन्होंने देखा विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने जब चुंबक को स्थिर रखा तब देखा यहाँ पे कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, चुंबक को स्थिर रखा और कुंडली को गति कराया, तो कुंडली को गति कराया तब पर भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब कि वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने देखा किसका, चुंबक का प्रयोग करके उन्होंने क्या उत्पन्न किया, वैद्युत धारा उत्पन्न किया। तो यहां पे वो देखे कि वैद्युत धारा कब उत्पन्न हो रहा है, जब इनके बीच आपेक्षिक गति हो रही है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, केवल गति नहीं है, आपेक्षिक गति हो रही है। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि आपेक्षिक गति का मतलब क्या हुआ। आपेक्षिक गति का मतलब हुआ कि एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब चुंबक और कुंडली के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष इनके स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। जैसे मान ले अभी ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक, ये भी 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे की तरफ गति करे और चुंबक भी 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे की तरफ गति करे, तब इनके बीच की दूरी बराबर 2 सेंटीमीटर बनी रहेगी। तब हम कहेंगे कि इनके बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका स्पीड बढ़ा दें, 3 मीटर प्रति सेकेंड कर दें, तो हमको पता है तब इनकी बीच की दूरी समय के साथ घटती चली जाएगी, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष जब इनके स्थिति में परिवर्तन होगा तब हम कहेंगे कि यहाँ पे आपेक्षिक गति हो रही है। आई बात समझ में? आपेक्षिक गति का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष जब इनके स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक गति। तो उन्होंने क्या बोला कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है तो यहाँ पे एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उन्होंने पहले जो सबसे पहले ऑब्जर्व करके बात बताया, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच कैसी गति हो रही है, आपेक्षिक गति। किसके बीच? चुंबक तथा कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति हो रही है तब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, एक वैद्युत धारा। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो वहां पे एक वैद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। वैद्युत धारा उत्पन्न होने की शर्त है कि सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखिए, वैद्युत वाहक बल ये सर्किट कंप्लीट हो या ना हो उत्पन्न होगा। मतलब इस तरीके से अगर ये ओपन सर्किट है तो वैद्युत वाहक बल तब पर भी उत्पन्न होगा, लेकिन वैद्युत धारा नहीं उत्पन्न होगा। हमको पता है वैद्युत धारा के लिए ये सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो वैद्युत वाहक बल तो हमेशा उत्पन्न होगा, लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा तब वैद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी तो यहाँ एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर ये हमारा क्लोज्ड बंद परिपथ होगा तो वैद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत धारा। इतनी बात आई समझ में? चलिए, तो अब सवाल ये उठा कि इस आपेक्षिक गति के कारण ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पे वैद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो अब इस चीज पे इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि इस आपेक्षिक गति के कारण ऐसा हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एक कुंडली ले लें इस तरीके से, ठीक है, तो इससे देखें कितनी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, 1, 2 और 3। गति कराने से क्या हुआ, जब हम इस कुंडली को इसके और पास ले आए, जैसे यहां ले आए, तो अब देखिए कितने बल रेखाएं गुजरे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। और समीप ले आए
तो कितने गुजरे, 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने कहा कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होने से ये चुंबकीय बल रेखाएं बदल रही हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो उन्होंने बोला कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति से क्या हो रहा है, इस कुंडली से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या बदल जा रही है। बल रेखाओं की संख्या बदलने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदल जा रहा है। आई बात समझ में। तो आपेक्षिक गति होने के कारण क्या हुआ, इस कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदल गया, और चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण ही वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने अब इस नियम को, जो पहले यह बताया था कि चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति से वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया इसके हिसाब से, और इसको थोड़ा और साइंटिफिक बनाया, क्योंकि आपेक्षिक गति से हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या बदल रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स बदलने के कारण वहां पर वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि हमारा ये कुंडली एक बंद परिपथ होगा तो इस वैद्युत वाहक बल के कारण वहां पे क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत धारा। देखिए, वैद्युत वाहक बल तो हमेशा उत्पन्न होगा, चाहे ये बंद परिपथ हो चाहे ना हो, लेकिन वैद्युत धारा तभी उत्पन्न होगा जब वो हमारा कैसा परिपथ हो, बंद परिपथ हो, मतलब क्लोज्ड सर्किट हो। तो इस बात को याद रखना है कि अगर हम फ्लक्स परिवर्तन करेंगे तो वैद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होना ही होना है। फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वैद्युत धारा उत्पन्न होगा या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी कुंडली एक बंद परिपथ है या नहीं। अगर बंद परिपथ है और चालक है तब यहाँ पे वैद्युत धारा उत्पन्न होगा, नहीं तो वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो यहां तक आई बात समझ में। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, जब कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति की गई। आपेक्षिक गति का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष इनके स्थिति में परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने देखा कि धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न हुआ, इसका मतलब वहां पे वैद्युत धारा उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वहां पे हमें ये नहीं पता चला कि आपेक्षिक गति के कारण क्या चेंज हो रहा है। तो उन्होंने फिर और रिसर्च किया, तो उन्होंने ये बोला कि आपेक्षिक गति के कारण किसी कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बदल जा रही है, वो कभी घट रही हैं और कभी बढ़ रही हैं। जब पास लाएंगे तो बल रेखाएं बढ़ेंगी, और जब दूर ले जाएंगे तो बल रेखाएं घटेंगी। तो उन्होंने बोला कि आपेक्षिक गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, और इसी चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और अगर हमारा परिपथ एक बंद परिपथ होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत धारा। तो ये जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ इसको बोला गया प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और इस वैद्युत धारा को बोला गया प्रेरित वैद्युत धारा, क्योंकि ये चुंबक के प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस वैद्युत वाहक बल को क्या बोला गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और इस धारा को बोला गया प्रेरित वैद्युत धारा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, तो फैराडे के नियम को समझते हैं। उन्होंने 2 नियम बताए थे। कितने नियम बताए, 2 नियम। पहला नियम हमको जवाब देगा किस प्रश्न का, कब का, और दूसरा हमको जवाब देगा किसका, कितना। कब का मतलब कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, और दूसरे में कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं या ई से प्रदर्शित करते हैं, कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम हमको किस चीज का जवाब देगा कि कब प्रेरित वैद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि कितना, दूसरे में हमको किस प्रश्न का आंसर मिलेगा कि कितना, मतलब कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो पहला नियम उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वही चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी या बढ़ेंगी। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या था, कब, कब का मतलब जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो उन्होंने पहला नियम क्या बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और यह वैद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, वैद्युत वाहक बल भी प्रेरित होना बंद हो जाएगा। आया पहला नियम समझ में? पहला नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कब तक प्रेरित होता रहेगा? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक, दूसरा कितना, तो E बराबर डी फाई बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, ये केवल परिमाण के लिए हम लिखे हैं। ठीक, ये है इतना, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डायरेक्शन के लिए यूज होता है, तो परिमाण E बराबर क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका परिमाण, वैद्युत वाहक बल का परिमाण किसके बराबर होगा, फ्लक्स परिवर्तन के दर के, फ्लक्स परिवर्तन के दर के परिमाण की बात कर रहे हैं। वैसे वैद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर है। ठीक है, वैद्युत वाहक बल किसके बराबर है, फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक के। लेकिन ऋणात्मक डायरेक्शन एक तरीके से बताता है, जो हम लोग अगले वीडियो में जब लेंज का नियम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल परिमाण की बात करें तो उन्होंने बोला कि जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका जो परिमाण होगा वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो ये थे फैराडे के दो नियम, नोट कर लीजिए। मेन नियम एक तरीके से ये है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। तो अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो ये माइनस हम हटा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ये याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि फैराडे के नियम से पूछे, इस नाम से भी पूछ सकता है कि न्यूमैन का नियम क्या है। तो जो फैराडे का ये दूसरा वाला नियम है वही क्या है, न्यूमैन का नियम है। नोट कर लीजिए। तो इस फॉर्मूले पे थोड़ा और बात करते हैं। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। ये जब फाई किस में दिया रहेगा, फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में, या इसी को हम लिखेंगे माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, आई क्या होता है, तो आई होता है ई डिवाइडेड बाई आर। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाई आर डी फाई बाई डी टी, या माइनस वन बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, आई हमको पता है V बटे आर, तो V यहाँ पे क्या है, ये EMF है, तो E बटे आर किए तो बस यहाँ पे हमने R से भाग दे दिया। वैसे अगर Q निकालना हो तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू डेल्टा टी। मतलब यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी से गुणा करेंगे, यहाँ पे dt से गुणा करेंगे और यहाँ से डेल्टा सी, तो यहाँ से dt हट जाएगा और यहाँ से डेल्टा टी हट जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस वन बाई आर डी फाई, या माइनस वन बाई आर डेल्टा फाई। तो ये होगा वैद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला, ये होगा प्रेरित वैद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला, और ये होगा प्रेरित आवेश। ये क्या है, प्रेरित आवेश, ये है प्रेरित वैद्युत धारा
और यह है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक, अब कुछ बहुविकल्पी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। देखिए, वैद्युत वाहक बल क्या प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है? तो यहां फॉर्मूले में कहीं प्रतिरोध नहीं है, तो वैद्युत वाहक बल R पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, वैद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए, वैद्युत वाहक बल केवल फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो फ्लक्स परिवर्तन कितनी तीव्रता या कितनी धीरे धीरे गति से हो रही है उस बात पर निर्भर कर रहा है। जैसे हम बोल दें कि फ्लक्स परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं 100 वेबर का, एक में हुआ 10 सेकेंड में, तो इसके लिए ईएमएफ कितना आएगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से 100/10 कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। दूसरे में हम बोले कि 20 सेकेंड में हुआ, तो इसके लिए कितना आएगा? 5 वोल्ट। मतलब जब तेज गति से परिवर्तन किए 10 सेकेंड में किए तो ईएमएफ ज़्यादा है, जब धीरे धीरे परिवर्तन किए तो ईएमएफ कम है। तो जो ईएमएफ है वो केवल फ्लक्स परिवर्तन पे नहीं निर्भर कर रहा है, ये ईएमएफ निर्भर कर रहा है किस पे? फ्लक्स परिवर्तन के दर पर। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए, पहला तो ये कि वैद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, दूसरी बात क्या कि जो ये ईएमएफ है वो केवल फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो फ्लक्स परिवर्तन तीव्रता से हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है इस बात पर निर्भर कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स परिवर्तन के दर पर निर्भर कर रहा है। आते हैं वैद्युत धारा पे, तो देखिए वैद्युत धारा में R है, मतलब वैद्युत धारा R पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहां भी फ्लक्स परिवर्तन का दर है, तो अगर ईएमएफ ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो वैद्युत धारा भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और ई की वैल्यू कम होगी तो वैद्युत धारा भी क्या होगा? कम होगा। तो एक तरीके से आई भी फ्लक्स में परिवर्तन कितना धीरे धीरे हो रहा है या कितना तीव्र गति से हो रहा है उस बात पे भी निर्भर करेगा। क्यू पे आते हैं, तो देखिए क्यू आर पे निर्भर करेगा, तो हाँ आर है तो आर पर निर्भर करता है, लेकिन ये केवल फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन पर। यहां दर नहीं है, बटे में समय नहीं है, मतलब ये फ्लक्स परिवर्तन धीरे धीरे हो या तीव्र गति से हो, इसको कोई मतलब नहीं। जैसे हम बोल दें इसी वाले केस में कि यहाँ तो 10 सेकंड में हुआ था और यहाँ कितना 20 सेकंड में, तो अगर हमसे Q निकालना हो तो R मान लेते हैं, कुछ भी चलिए 2 ओम मान लेते हैं, तो Q बराबर कितना आएगा? ये कितना आया था? ये डी फाई पर फ्लक्स में परिवर्तन हमने कितना बोला है? 100, तो 100/R का मान कितना? 2, किसके बराबर आ गया? 50। यहाँ पे भी फ्लक्स में परिवर्तन कितना है? 100, R का मान कितना है? 2, तो यहाँ भी कितना आ गया? 50। तो फ्लक्स में परिवर्तन हम तेजी से कर रहे हैं या धीरे धीरे से कर रहे हैं, आवेश, प्रेरित आवेश इस बात पर निर्भर नहीं करता है। प्रेरित आवेश केवल फ्लक्स में कुल कितना परिवर्तन हुआ है उस बात पे निर्भर करेगा। ठीक, तो अंतर आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वैद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। फिर वैद्युत वाहक बल केवल फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, वो फ्लक्स परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, कि मतलब फ्लक्स में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। आई, तो वैद्युत धारा प्रतिरोध पर निर्भर करता है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में R है। आवेश के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेश जो है फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता, वो केवल फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, चाहे वो फ्लक्स परिवर्तन धीरे धीरे हो चाहे तीव्र गति से हो, उसके लिए प्रेरित आवेश का मान उतना ही रहेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। तो फिर उसके आगे सवाल करके कुछ सीखते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करना है। तो पहला सवाल लेते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था? E बराबर -d फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई है क्या? डेल्टा फाई है फ्लक्स में परिवर्तन, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो फाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? फाई का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए
कॉस थीटा, जब b की वैल्यू क्या हो, नियत हो। वैरी करता है तो समाकलन करते हैं, तो हमको वैरी नहीं कराना है, हमको डायरेक्ट जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालना है। तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और दूसरा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो सबसे पहला सवाल करेंगे फ्लक्स निकालने का। तो मान लीजिए हमारे पास एक वर्गाकार लूप है और इसके एक भुजा की लंबाई मान लीजिए दे दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्गाकार लूप है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। वर्गाकार लूप का मतलब अगर भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर तो सभी भुजाएं कितने की होंगी, 2 सेंटीमीटर की होंगी। फिर बोला कि ये जो लूप है एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान है, मान लेते हैं 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक वर्गाकार लूप 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पहला चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो तीनों केसेस में हमको फ्लक्स का मान बताना है। ठीक, आया बात समझ में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार लूप है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर में, वो 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से रखा गया है कि इस लूप का तल, ध्यान दीजिएगा, लूप का तल पहले वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यहां लिख देते हैं लूप का तल पहले वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, दूसरे वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और तीसरे वाले केस में चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए। तो तीनों केसेस के लिए हमको फाई निकालना है और फाई का फॉर्मूला हम बताए हैं बी ए कॉस थीटा। तो सॉल्व करिए, क्या होगा, देखिए पहला वाला केस करें फाई, तो बी कितना है 2, ए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते -2 आएगा, उसका भी वर्ग करेंगे तो 10 के घाते -4। कॉस समांतर, समांतर का मतलब थीटा 0 अंश, यही ना, कॉस 0 अंश। तो कितने लोगों ने कॉस 0 अंश लिखा, जिन्होंने कॉस 0 लिखा उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत फ्लक्स होता था, ये ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। जैसे अगर ये हमारा कुंडली का तल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अगर कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये कुंडली का तल, कुंडली इस तरीके से रखा गया है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमको एंगल कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र में नहीं चाहिए, क्षेत्रफल सदिश में चाहिए। तो अगर कुंडली इस तरीके से रखा गया तो क्षेत्रफल सदिश कैसे है, ऊपर की तरफ, तब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में जो एंगल बना वो कितना, 90 बना। इसका मतलब ये क्या होगा, फाई बराबर बी 2 ए, तो 4 × 10 के घाते -4 कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 0। तो ये याद रखिए, जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात याद रखिए कि अगर लूप का तल क्षेत्र के समांतर तो फ्लक्स 0। ठीक, लूप का तल, यह है लूप और ये चुंबकीय क्षेत्र, अगर दोनों एक दूसरे के समांतर है तो फ्लक्स कितना होगा, 0। देखिए फ्लक्स जो है लूप के तल से होके जाना चाहिए, जब ऐसे है तो लूप के तल से होके नहीं जा रहा है, वो तो सीधे निकल जा रहा है। लूप के तल को जब काटते हुए जाएगा तब वहां पे फ्लक्स होगा। तो जब समांतर है तो वो लूप के तल को तो काट रहा नहीं है, इसका मतलब वहां पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। दूसरे वाले केस में देखिए बोल रहा है जब लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से और लूप का तल इस तरीके से। तो देखिए हम क्या बोले, लूप का तल ये हो गया और चुंबकीय क्षेत्र कैसे, ऊपर की तरफ है। अब तो हमको लूप के तल से मतलब तो है नहीं, हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो अगर ये हमारा
सरफेस है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो अब बी भी ऊपर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश भी ऊपर की तरफ, तो अब थीटा कितना होगा, 0 अंश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई बराबर 2 गुणे 4 गुणे 10 के घाते -4 और कॉस 0 का मान 1, तो 8 गुणे 10 के घाते -4 वेबर। ये आएगा फ्लक्स। तो समांतर होने पे फ्लक्स 0, लंबवत होने पे फ्लक्स आएगा, उस वाले केस में थीटा हम कितना रखेंगे, 0। तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर, 1 के बराबर। आई बात समझ में? क्यों हो रहा है समझा दिए। देखिए समांतर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ये हमारा लूप हो गया, ये दोनों ऐसे। तो जब ये ऐसे है तो हमको एंगल किसके बीच का चाहिए होता है, क्षेत्रफल सदिश का। तो एक बार एंगल से समझते हैं। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर। तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र आगे, बीच का कोण 90, तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो ये मान लीजिए कि जब तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी क्षेत्रफल को काटते हुए आर पार नहीं निकलेगा, तब तक वहां पे फ्लक्स नहीं होगा। अगर समांतर है तो उसको काटते हुए आर पार नहीं निकल रहा है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, 0। लंबवत है तो देखिए उसको काटते हुए आर पार निकलेगा, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा। कितना होगा लंबवत वाले में, तो बस ये याद रखना है, फाई बराबर बी इंटू ए। समांतर वाले में फाई बराबर 0 और लंबवत वाले में फाई बराबर बी इंटू ए। क्यों? क्योंकि लंबवत देखिए, अगर ये है हमारा कुंडली का तल, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया, ऊपर। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, कुंडली ऐसे, तो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश भी ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर, तो बीच का कोण 0 अंश। तो cos 0 1, तो फाई बराबर बी ए। तो ये दो बात याद रखिए आप कि अगर समांतर है तो फाई 0 और अगर लंबवत है तो फाई बराबर बी इंटू ए। बस इसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से, और ये मान लेते हैं हमारा कुंडली का तल है ये। ठीक, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो हमको तो कुंडली के तल से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, क्षेत्रफल सदिश से। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत हम एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ये पूरा कितने अंश का होगा, लंबवत है तो 90, तो ये कितना है 30 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश। तो अगर कुंडली के तल से चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बना रहा है तो हम एंगल कितना रखेंगे, 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ से हमने देखा कि जो क्षेत्रफल सदिश है इस तरीके से लंबवत होगा, तो ये कितने अंश का, 90 अंश का। ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश। तो हमको देखिए एंगल कौन सा चाहिए, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, मतलब ये वाला। तो पूरा 90, ये 30, तो ये कितना बचा, 60। तो आप इतना मत याद रखिए, ये याद रखिए कि अगर कुंडली के तल से कोण दिया है चुंबकीय क्षेत्र का थीटा, तो हम एंगल कितना रखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो आपको तीन बातें याद रखनी, समांतर के लिए फाई 0, लंबवत के लिए फाई बराबर बी इंटू ए। अगर कुंडली का तल, कौन, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया हो, तब हम एंगल कितना लेंगे, 90 माइनस थीटा। तो फाई किसके बराबर, 2 गुणे 4 गुणे 10 के घाते -4 कॉस थीटा है 30 अंश, तो 90 माइनस 30 किसके बराबर, 60 अंश। और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 गुणे 10 के घाते -4 वेबर। तो फ्लक्स निकालने के लिए ये बातें याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स में भी सेम रूल और वैद्युत फ्लक्स में भी सेम रूल। अगर कुंडली का तल समांतर है तो फ्लक्स 0, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो फाई बराबर बी ए। अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा बना रहा है कोण, तो हम जो यहाँ पे एंगल थीटा वो कितना रखेंगे, 90 माइनस थीटा। ये तीन बातें आप लोगों को याद रखना है, नोट कर लीजिए। तो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, माइनस हम बोले डायरेक्शन के लिए, अगर हमसे कोई बोले परिमाण निकालो तो परिमाण के लिए हम केवल कितना लिखेंगे, डी फाई बाई डी टी
डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, तो मान लीजिए, देखिए अब ये फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकता है। जब फ्लक्स बदलेगा तभी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वैद्युत वाहक बल क्या है? फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स हम कैसे कैसे बदल सकते हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखिए फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स हमारा कब बदलेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र बदल जाए तब बदल जाएगा, जब क्षेत्रफल बदल जाए तब बदलेगा, और जब थीटा बदल जाए तब बदलेगा। तो सारे अलग अलग केसेस को हम समझेंगे। सबसे पहला केस तो ये होता है कि जो फ्लक्स है वो हमको समय के फंक्शन के रूप में इस तरीके से दे दे कि 3t³ प्लस 2t² प्लस 5t, और हमसे पूछे कि वैद्युत वाहक बल का मान t बराबर 2 सेकेंड पर कितना होगा। वैद्युत वाहक बल का मान t बराबर 2 सेकेंड पे कितना होगा। वैद्युत वाहक बल का केवल परिमाण हम लोग निकालेंगे अभी, मतलब माइनस से हमको मतलब नहीं, हम केवल परिमाण की बात करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल का परिमाण t बराबर 2 सेकेंड पर कितना होगा, सोचिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉड ई बराबर मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो अवकलन करना है इसका, तो अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा? 9t² प्लस 4t प्लस 5। ये हो गया ई का परिमाण इतना। अगर हमसे बोलता परिमाण नहीं वैद्युत वाहक बल बताए तो इसी के आगे हम क्या लगा देते हैं? माइनस केवल लगा देते, तो वो केवल डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस भी लगा सकते थे। अब हमसे क्या पूछा कि t बराबर 2 सेकेंड पे वैद्युत वाहक बल का मान बताओ। तो t बराबर 2 सेकेंड यहाँ रख देंगे, तो 9 t का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग तो 4 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 5, तो 36 प्लस 8 प्लस 5, तो 36 8 44, 44 5 49 वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ निकालेंगे जब हमको फाई दिया हो समय के फंक्शन के रूप में, मतलब समय के साथ साथ फ्लक्स बदल रहा है, ये इसका मतलब हुआ। तो वही हमको चाहिए था, फ्लक्स परिवर्तन का दर, तो हमने डी फाई बाई डी टी करके निकाल लिया। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देते तो हमारा उत्तर किस में आता? -49 वोल्ट। तो वो डायरेक्शन के लिए होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक, इसी में देखिए क्या कर सकता था, हमसे बोल देता कि जो प्रतिरोध है वो 7 ओम है, तो बताओ करंट कितना होगा t बराबर 2 सेकेंड पे। तो जब t बराबर 2 सेकेंड पे हमसे करंट पूछता तो I बराबर क्या था? I का फॉर्मूला क्या था? E बाई आर। तो हमने t बराबर 2 सेकेंड पे 49 वोल्ट निकाला ही है, तो I बराबर मॉड E बाई आर, तो 49/7 कितना आ जाएगा करंट उस टाइम? 7 एम्पियर। कब? t बराबर 2 सेकेंड पे। देखिए यहाँ पे हमने t बराबर 2 सेकेंड पे ईएमएफ निकाला था, इसलिए हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अगर हम t बराबर 2 सेकेंड पे ईएमएफ नहीं निकाले होते तो हम पूरा इस तरीके से लिख के करते 1/r और e की जगह d फाई बाई डी टी। तो d फाई बाई डी टी हमारा कितना आया है उतना लिख देते हैं, कितना? 9t² प्लस 4t प्लस 5। अब समय हमसे जो भी पूछ रहा है, t बराबर 3 सेकेंड पूछा है, तो यहाँ पे t बराबर 3 रखेंगे और r की वैल्यू रख देंगे। तो ये था पहला केस, जब हमको फ्लक्स ही डायरेक्ट दे दिया है कि इस तरीके से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। हो गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, जब हमको फ्लक्स ही दे दिया समय के फंक्शन के रूप में, तो हमने क्या लगा दिया? डी फाई बाई डी टी। अब मान लीजिए हमको दिया है चुंबकीय क्षेत्र B 5t³ प्लस 3t² प्लस 5। ठीक है, हमको दिया कि एक वर्गाकार लूप है जिसके भुजा की लंबाई है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये रखा गया है XY प्लेन में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 5t³ I कैप प्लस 3t² J कैप
+5 मान लेते हैं। ठीक, क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र है 5t³ I कैप प्लस 3t² J कैप प्लस 5, एक वर्गाकार लूप है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, जो XY प्लेन में रखा गया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फ्लक्स का मान कितना होगा। सबसे पहले तो फ्लक्स निकालिए, उसके बाद जब फ्लक्स निकल जाए तो वैद्युत वाहक बल कितना होगा ये निकालना है। पहले फ्लक्स निकालना है, उसके बाद वैद्युत वाहक बल। तो देखिए फ्लक्स कैसे निकलेगा। जब फ्लक्स सदिश के रूप में दिया हो तो फाई बराबर हम लोग लगाते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक, तो बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर दिया हुआ है कितना? 5t³ I कैप प्लस 3t² J कैप प्लस 5k कैप डॉट ए वेक्टर कितना ये आपको बताना है। एक वर्गाकार लूप है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, जो XY प्लेन में रखा गया है। तो मान ले हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है वो XY प्लेन है, ये हो गया X और ये हो गया Y। इस तरीके से रखा गया XY प्लेन में। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा का वर्ग, तो 25 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हमको तो क्षेत्रफल सदिश चाहिए, ये तो केवल परिमाण है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? क्षेत्रफल के लंबवत। तो क्षेत्रफल ये XY प्लेन है तो इसके लंबवत कहाँ आएगा? Z वाले डायरेक्शन में आएगा, यही होगा इसके लंबवत। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या हो जाएगा? 25 × 10⁻⁴ k कैप मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए क्षेत्रफल सदिश में क्या होगा? इस क्षेत्रफल का परिमाण और दिशा। तो दिशा क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो हमारा ये किस प्लेन में रखा गया था? XY प्लेन में, मतलब इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन में। तो इसका लंबवत क्या होगा? Z डायरेक्शन ही तो होगा। तो इसका लंबवत हमने क्या ले लिया? k कैप ले लिया। तो हमको ए वेक्टर भी मिल गया 25 × 10⁻⁴ k कैप। डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है जब दोनों सेम होते हैं तब वैल्यू आती है, नहीं तो जीरो हो जाता है। मतलब I डॉट k जीरो हो जाएगा, J डॉट k जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल ये k कैप वाला। तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा 5 का 25 में गुणा करेंगे तो 125 × 10⁻⁴ वेबर। ये तो हो गया फ्लक्स। दूसरा हमको अब निकालना है वैद्युत वाहक बल। फ्लक्स कितना आ गया? 125 × 10⁻⁴। वैद्युत वाहक बल क्या होता है? तो देखिए वैद्युत वाहक बल क्या होता है? -d∅dt। तो -d/dt 125 × 10⁻⁴। तो ये तो नियतांक है और नियतांक का अवकलन कितना आता है? 0। तो वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो पहला केस हमने देखा जब फाई दिया था समय के फंक्शन के रूप में, इस बार जब बी दिया था फंक्शन के रूप में, तब हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। क्षेत्रफल सदिश आपको याद रखना है। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है बाहर की तरफ। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। हो गया? चलिए अब देखिए क्षेत्रफल वाला कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लूप दिया है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये अंदर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र का मान मान लेते हैं कितना है? 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बोला इसमें एक लूप रखा है इस तरीके से, वर्गाकार लूप, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये देखिए क्या है? तल के लंबवत रखा गया है। ठीक है, तल किसके? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 अंश है एक तरीके से। तो मतलब हम फाई बराबर बी ए यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए इसको चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट क्रॉस करते हुए जा रही है लंबवत, तो जब ऐसा होता तो हम क्या लगाते थे? फाई बराबर बी ए लगाते थे।
तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले फाई बराबर बी ए से फाई इनिशियल निकालेंगे। ठीक, अब बोला कुछ समय बाद हमने इसकी भुजा को दोगुनी कर दी, मतलब 4 सेंटीमीटर कर दिया। तो जब 4 सेंटीमीटर जाए तो हम फाई फाइनल निकालेंगे ए डैश से, मतलब बढ़े हुए क्षेत्रफल से। तो अगर हमसे डेल्टा फाई पूछेगा तो डेल्टा फाई बराबर फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। हमसे बोल दिया कि टी बराबर 2 सेकेंड में हमने इसके इस भुजा को दोगुना किया है, तो ईएमएफ बताओ, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा फाई आया होगा इसमें हम समय 2 सेकेंड से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से जब एरिया बदलेगा तब हमको सॉल्व करना है। ठीक, पहले इस वाले एरिया से निकाल लेंगे फ्लक्स, फिर बदले हुए एरिया से निकाल लेंगे फ्लक्स, तो हमको फ्लक्स में परिवर्तन पता चल जाएगा, कितने समय में वो एरिया में परिवर्तन हुआ है। अगर समय दिया है तो वैद्युत वाहबल पूछ रहा है, तो ई बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चलिए एरिया वाले पे एक सवाल और करते हैं। कि इस तरीके से एक वृत्ताकार लूप है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, मान लेते हैं कितना, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, त्रिज्या मान लीजिए दिया है 2 मीटर। ठीक, फिर हमसे बोला कि t बराबर 10 सेकेंड में इसकी त्रिज्या दोगुनी हो गई। कितनी हो गई, दोगुनी, मतलब ये 2 मीटर था तो ये कितना हो गया, 4 मीटर। तो e का वैल्यू बताइए, e की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, पहले इस वाले एरिया से निकालेंगे फिर इस वाले एरिया से निकालेंगे, सोचिए। नहीं, देखिए इसके पहले वाले सवाल में क्या था, पहले छोटा एरिया था फिर हमने बड़ा एरिया किया, लेकिन जब हमने एरिया बड़ा किया तो वो भी इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही था, मतलब इसमें बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही तो इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही पहले उसके एरिया को छोटा रखा था फिर बड़ा किया। तो जब छोटा था तो इससे कम बल रेखाएं होके जा रही थी, जब हमने बड़ा कर दिया तो इससे बल रेखाएं भी बढ़ गई, मतलब फ्लक्स बढ़ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं केवल इसी के अंदर है। मान लेते हैं इसकी संख्या कितनी है, मान लेते हैं एक बार को 100 है। जब हमने एरिया बढ़ाया तो इस बाहर वाले एरिया में तो कहीं चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो अभी भी संख्या कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। यहाँ देखिए अगर पहले 10 था हमने बढ़ाया तो बढ़ के कितना हो गया, 100, क्योंकि बाहर भी यहाँ पे था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केवल अंदर है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर इसके अंदर हम एक बार को बोल दे कि 100 है उसका वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, तो जब हमने एरिया डबल कर दिया, मतलब त्रिज्या इसका डबल कर दिया, रेडियस, तो देखिए बाहर तो कुछ है ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र, तो बाहर तो कोई चुंबकीय बल रेखा है नहीं कि फ्लक्स में परिवर्तन है, तो अभी भी टोटल फ्लक्स कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मतलब E बराबर डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा कि एरिया जब हम चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है या नहीं। जब फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे इस वाले केस में ये एरिया जो हमने घटाया बढ़ाया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किया है, तो जब बढ़ाया तो इससे होकर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, जिससे फ्लक्स बदल गया। इस वाले में क्या है, बाहर चुंबकीय बल रेखाएं है ही नहीं, तो जब छोटा वाला रेडियस था तब पर भी उतनी चुंबकीय बल रेखाएं होकर जा रही थी, और जब बड़ा वाला रेडियस किया हमने तब पर भी उतनी ही चुंबकीय बल रेखाएं होकर जा रही है। तो इसका मतलब इसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं तो फ्लक्स हो गया नियत, और अगर फ्लक्स नियत है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 0, मतलब कोई भी वैद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास एक आयताकार लूप है
जिसके एक भुजा की लंबाई है 2 मीटर और दूसरे भुजा की लंबाई है 2.5 मीटर। ठीक है, आयताकार लूप है, एक भुजा 2 मीटर और दूसरी भुजा 2.5 मीटर। हमसे बोला कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और इस तरीके से रखा गया है कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, एक आयताकार लूप है जिसमें आयत के एक भुजा की लंबाई 2 मीटर और दूसरे भुजा की लंबाई है 2.5 मीटर। तो ये आयताकार लूप 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश के कोण पे रखा गया है। t बराबर 10 सेकेंड में हम लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींच लेते हैं। अभी पहले किस में रखा था, चुंबकीय क्षेत्र में। फिर t बराबर 10 सेकेंड बाद हम लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींच लिए। तो हमसे पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये बताना है। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वैद्युत वाहक बल का परिमाण। तो देखिए E बराबर क्या है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डी फाई बाई डी टी तभी लगाएंगे जब समय के फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी, मतलब माइनस अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स बटे डेल्टा टी। तो फ्लक्स निकालना हमने अभी सीखा था, फाई इनिशियल निकालते हैं। तो बी, फाई क्या था, बी ए कॉस थीटा। तो बी कितना, 4, ए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे 2.5 कॉस थीटा, तो कॉस 60 अंश। ठीक, देखिए फिर से वही गलती हो गई, कॉस 60 अंश कितने लोगों ने लिखा, हमने क्या बोला है, यहाँ पे लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो जब लूप के तल का कोण दिया होता है तो हम थीटा क्या बताए थे, कितना रखते हैं, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 60 नहीं रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। ठीक है, तो फाई इनिशियल कितना जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 2.5 कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 10√3। फ्लक्स है तो मात्रक क्या हो गया, वेबर। ठीक है, ये इनिशियल फ्लक्स हुआ। फाइनल फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए फाइनल फ्लक्स क्या है, वो बोल रहा है कि हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींच लिया। पहले कहाँ रखा था, चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। यहाँ जब हमने बाहर खींच लिया, तो बाहर जब खींच लिया तो इससे तो होके कोई बल रेखा गुजर ही नहीं रही है। तो अगर बल रेखा इससे होके नहीं गुजर रही है, इसका मतलब इसके लिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींच लिया, तो बाहर खींच लिया तो उसके लिए बी क्या हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर हमने उस लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखा है तो उस लूप से होके कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, और अगर कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही तो फ्लक्स हमको क्या बताता है, उस लूप से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या। तो अगर कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। ठीक, तो रख देते हैं वैल्यूज, माइनस अंतिम कितना है 0 माइनस प्रारंभिक कितना है 10√3, और कितने समय में खींचा था, t बराबर 10 सेकेंड में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10√3 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कट गया, तो √3 वोल्ट ये होगा ईएमएफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक अंतिम सवाल लेते हैं ग्राफ का। बाकी हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। फाई बदलेगा तो कैसे देख लिए। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। अगर फाई बराबर बी ए कॉस थीटा है तो सबसे पहले हमने फाई बदल के देख लिया। ठीक, फाई जब समय के फंक्शन के रूप में था। फिर बी बदल के देख लिया जब बी समय के फंक्शन के रूप में था। क्षेत्रफल हमने वेरी करके देख लिया, और लास्ट में थीटा वाला भी। देखिए थीटा कभी कभी इस तरीके से भी दे सकता है कि थीटा
पहले 0 अंश था और फिर थीटा बाद में कितना हो गया 180 अंश। तो इससे निकालना होगा तो फाई बराबर पहले फाई इनिशियल निकालेंगे और फाई फाइनल, तो एक में 0 रखेंगे एक में 180। तो उस तरीके से हम थीटा वाले सवाल कर लेंगे। एक ग्राफ वाला सवाल करते हैं कि एक ग्राफ है आई और टी का। वैद्युत धारा ये है 10 एम्पियर और ये कितना है 0.5 सेकेंड समय। ये टी वाला है अक्ष और ये वाला अक्ष है वैद्युत धारा का। हमसे बोला कि किसी, ध्यान से सुनिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो वैद्युत धारा प्रेरित हो रहा है, ये प्रेरित वैद्युत धारा है, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित वैद्युत धारा और समय के बीच का ये ग्राफ दिया गया है। तब यदि प्रतिरोध हो 10 ओम तो पूछ रहा है कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा फाई, उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक बार सवाल फिर से रिपीट करते हैं कि चुंबकीय, ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित वैद्युत धारा का ग्राफ। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित वैद्युत धारा का ग्राफ। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये प्रेरित वैद्युत धारा का ग्राफ है। अगर प्रतिरोध का मान 10 ओम है तो चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए I बराबर क्या होता था E/R। तो E का मतलब डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, I बराबर मॉड E/R। तो मॉड का मतलब ये माइनस हटा दे तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू आर। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/R डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये प्रेरित धारा हो गया और हमको फ्लक्स परिवर्तन चाहिए तो ये फ्लक्स परिवर्तन हो गया, ये समय हो गया, ये प्रतिरोध, यही सारी चीज़ें हमको दी गई थी। तो हमको निकालना क्या है, देखिए हमको निकालना है डेल्टा फाई कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। तो क्या हम डेल्टा फाई को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, आर, इसको भी इन दोनों को इधर ले गए तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो आर गुणे आई गुणे डेल्टा टी, आर और डेल्टा टी को इधर ले गए तो सारा का एक दूसरे में क्या होगा, गुणा होगा। तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो गया, आर गुणे आई गुणे डेल्टा टी। ये देखिए क्या है, ये हम लोग पढ़े हैं। ये ग्राफ किस में है, आई और समय में, वैद्युत धारा और समय में। तो हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा है कि अगर एक्स और वाई ये ग्राफ है, ठीक है, कोई भौतिक राशि है पी जो कि एक्स बटे वाई पे डिपेंड करती थी, तब हम क्या निकालते थे, ग्राफ का ढाल। और अगर पी होता था यक्स गुणे वाई तब हम क्या निकालते थे, ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वही तो चीज़ है यक्स गुणे वाई। यक्स गुणे वाई का मतलब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हमको इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये बात आई समझ में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में कि जब x अनुपात पे होता है तो ग्राफ का ढाल और जब गुणनफल होता है तो ग्राफ का क्षेत्रफल। तो देखिए आई और समय में ग्राफ खींचा गया है, ये उसी का गुणनफल है। इसका मतलब अगर हमको इसका मान निकालना है तो हमको इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आर कितना दिया है 10 ओम, इस ग्राफ का क्षेत्रफल तो 1/2, आधार कितना होगा 0.5 और ऊंचाई कितनी है 10, तो 2 पंजे 10। तो 10 गुणे 0.5 गुणे 5, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 वेबर। ये हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन। तो कुछ इस तरीके के सवाल ग्राफ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट रहे होंगे फैराडे नियम को लेकर कि कैसे इनके सवालों को हल करना है, सारे क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।